Hello guys, welcome to our first class in my channel। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों का चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई क्लास 9th का जो चैप्टर है इसको कोशिका बोलते हैं। मैं इस चैप्टर का पूरा आज रिवीजन कराने वाला हूँ। मैं चैप्टर को बेसिक से नहीं कराने वाला क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं बस इसका रिवीजन कराऊंगा और कुछ चीज़ों को थोड़ा डिटेल से भी बताऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं। और आप में से कोई अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप लोगों का एग्ज़ाम होने के बाद 10th का चालू करने वाले हैं, क्लास चेक बोर्ड का, मैथ का और साइंस का, और हो सकता है सोशल साइंस का भी हम इस चैनल पर करने वाले हैं पूरी तरह से तैयारी। तो आप सभी ने इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ चुका है। तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई कहते किसको है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को बोला जाता है। अब कोशिका की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जितने भी सजीव है इस पूरे धरती पे, ये सारे कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सजीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले इसकी खोज की थी किसने? सबसे पहले इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी को रॉबर्ट हुक ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी। उसके बाद आते हैं एंटन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की 1674 ईस्वी को। यानी ये 65 में, ये 74 में। देखिए, इन्होंने जब खोज किया रॉबर्ट हुक ने, तो उनके पास कोई खास सूक्ष्मदर्शी नहीं था। उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ही नॉर्मल किस्म का था। तो उन्होंने खोजा था कॉर्क, मतलब पेड़ का ना छाल होता है, छाल के जो आउटर, देखो अगर मान लीजिए यहाँ देखो ये पेड़ है, ठीक है। अब इसका जो ये छाल है, इसका ना एक ये भी अब ध्यान देखिएगा तो पेड़ के छाल का भी कुछ लेयर्स बना होता है, ठीक है। तो उस लेयर में एक लेयर का नाम होता है कॉर्क, ठीक है। कॉर्क एक लेयर का नाम होता है। उस लेयर में इन्होंने देखा था कोशिकाओं को। तो इन्होंने पेड़ की पतली छाल जो होता है कॉर्क, उसमें उन्होंने देखा था कोशिका को। और वे जो कोशिकाओं को देखे थे वो कोशिका मृत थी, मतलब मरी हुई कोशिका थी। तो उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो देखे थे 1664 ईस्वी को, मृत कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। सबसे पहले इन्होंने देखा था। अगर पूछ दे एग्जाम में कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक, ये क्वेश्चन बाबा पूछता है। और कब की? 1664 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, हर बार पूछता है। दूसरा है एंटन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, क्योंकि उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने देखा था ये कोशिका मरी हुई थी, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अब सर इन्होंने देखा किसमें? तो इन्होंने बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, इन तीनों में, बैक्टीरिया, शैवाल और प्रोटोजोआ, इन्होंने इन तीनों में देखा था, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज। अब पूछ दे एग्जाम में, ऐसा पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो होगा एंटन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं दो वैज्ञानिक, इनका नाम था एम स्लीडन टीस्मास। एम स्लीडन टीस्मास, इन्होंने 1868 से लेकर 1839 में, 39 में, 1868, 18 माफ़ कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ बाबा, सॉरी, 1838 से 1839 के बीच में इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया। इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। मतलब सर सिद्धांत क्या होता है? देखो, जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका क्या है, इससे क्या होता है, ये है क्या, इसके बारे में इन दोनों ने बहुत ही डिटेल से अपने अपने इन दोनों ने बताया है, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। तो सर इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत में दिया क्या? इन लोगों ने बताया था कि जितने भी सारे सजीव हैं, ये मतलब इस दुनिया में जितने भी सारे ऐसे जीव हैं जो सजीव है, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, उन लोग जो बने होते हैं ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
इन्होंने ये बात बोला। अब बोला कि सब जो होता है जीवों का जीवन ये कोशिकाओं पर डिपेंड करता है, और कोशिका जो होती है वो शरीर की या फिर किसी भी सजीव की जो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक, रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहाँ पे मानव लिखा हुआ है, यहाँ पे सजीव होना चाहिए। सारे सजीव में ऐसा होता है, ठीक है। ये बता रखिएगा कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। वैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इतना पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, तो होगा एम्स्लिडन और टीस्मास। आप लोग का ऑब्जेक्टिव है तो इन्होंने क्या दिया ये सब तो पूछेगा नहीं, इतना पूछेगा कि कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो एम्स्लिडन और टीस्मास, ठीक है। कब दिया? 1838 से लेकर 1839 के बीच, ये होगा आंसर, ठीक है। अब इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है, बट इन्होंने सारी चीज़ें नहीं बताई, कुछ चीज़ें इन्होंने छोड़ दिया था। अब जो चीज़ें इन लोगों ने छोड़ा था उसको आगे बताए हैं आगे 1855 ईस्वी में। ये नाम था जिनका नाम था विर्चो, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1855 में आकर इनकी जो सिद्धांत था उसमें कुछ कमी थी, उसको इन्होंने पूरा किया। अब सर सिद्धांत में कमी क्या था? इन लोगों ने बताया नहीं था कि कोशिकाओं को जो नया कोशिका बनता है वो पुराने कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ये बात इन लोगों ने नहीं बताई थी। तो इसी बात को आकर विर्चो ने बताया। तो वैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव है तो ये सब पूछेगा नहीं कि कैसे क्या हुआ, आप लोग को इतना पूछेगा कि विर्चो कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, तो होगा विर्चो। कब बढ़ाया? 1855 ईस्वी। इतना याद रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें ये सब पूछेगा, आप लोग को ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आगे आप लोग बताते हैं कोशिका होता क्या है। अभी तो हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, उसको जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, उसको आगे किसने बढ़ाया। अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कोशिका होता क्या है। देखो दोस्तों, अभी हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये मान लो कि यही कोशिका है, ठीक है, मान लेते हैं। ये हो गया उसका केंद्रक। तो कोशिकाएं होते हैं वो मेन 3 पार्ट में बटा होता है। एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है केंद्रक, और एक होता है कोशिका द्रव। तो यही तीनों से मिलकर बना होता है कोशिका, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये जो कोशिका का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देखिए सबसे बाहरी लेयर जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसका 2 और नाम होता है, एक नाम है प्लाज्मा झिल्ली और तीसरा नाम है चयनात्मक प्रगमय झिल्ली। आप लोग नाम को याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप लोग का दूसरा नाम पूछ दें। लिख दे कि कोशिका के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, और कोशिका झिल्ली ऑप्शन में ना रहे, लिख दिया प्लाज्मा झिल्ली। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली एक ही बात है, आप उन लोगों में टिक मारें। अब इसके बाद हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, एक सेकेंड, कोशिकाओं के तीनों अंगों के बारे में आई थिंक मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है, मैंने अपने नोट्स में नहीं बनाया हुआ है। देखिए, कोशिका झिल्ली जो होता है ये ऐसा होता है, इसका नाम जो है ना, देखिए यहाँ पे इसका 3 नाम है, तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और तीसरा है चयनात्मक प्रगमय झिल्ली। अब चयनात्मक प्रगमय झिल्ली इसका नाम क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो है अपने अंदर, देखिए ये बाहर का लेयर है, अब अंदर से कोशिका अंदर कुछ चीज़ जाएगी या बाहर कुछ जाएगी, तो इसके लिए ये ना परमिशन देता है, ठीक है, अंदर आना है कि नहीं आना है, इसका परमिशन ये खुद देता है। इसलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक प्रगमय झिल्ली। ये चयन करता है किसको अंदर जाना है, किसी को बाहर जाना है, ये कहता है। इसको मन किया नहीं आने देगा, नहीं देगा आने, इसलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक प्रगमय झिल्ली। और दूसरा है केंद्रक। ये होता है इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है गुणसूत्र। इसको हम लोग बोल सकते हैं कोशिका का ब्रेन, दिमाग, सारा कंट्रोल यहीं से होता है। इसके अंदर होता है गुणसूत्र, इसके बारे में हम लोग आगे ध्यान से पढ़ेंगे। अभी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव जो होता है वे, देखिए इसकी और इसके बीच का पार्ट है ना, मतलब ये हो गया कोशिका के बीच का पार्ट। इसके अंदर ना कोशिका के बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कोशिकाओं के अंदर मान लीजिए अभी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर पाया जाता है।
तो धीरे धीरे हम कोशिकाओं के अंदर, ये कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, हम सारे के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहला अंग मैं बताना चाहता हूँ, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग, मतलब कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंगक है उसे कोशिकांग बोलते हैं। देखिए, ये प्रोकैरियोटिक जीव में अनुपस्थित होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। देखिए, कोशिका, यहाँ पे कोशिका के प्रकार, हाँ ठीक है, कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए, जहाँ पे एक ही कोशिका में पूरा जीव होता है, लेकिन कोशिका अंगक के बारे में जानने से पहले पहले तुम ये जानो कि जीवन का ना दो प्रकार होता है। एक होता है, जीवों का दो प्रकार होता है, माफ़ कीजिए। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। मतलब ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे जीवाणु होता है, और क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, अमीबा। अमीबा आपने बहुत नाम सुना होगा, और यहाँ पर पैरामीशियम है ही। अमीबा का एग्जाम्पल बहुत मिलेगा आपको हमारे बायोलॉजी में। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, जैसे कवक, पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु जितने होते हैं बहुकोशिकीय। अब ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो होता है प्रोकैरियोटिक जीव, ये ना छोटे होते हैं, ठीक है, आकार में बहुत छोटे, जैसे 1 से लेकर 10 नैनोमीटर, इतना छोटे होते हैं। 1 से लेकर 10 नैनोमीटर, इतना छोटे, बहुत छोटे होते हैं ये सब। इनमें केंद्रक क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता, मतलब इनमें केंद्रक होता ही नहीं है, मान लीजिए होता है तो फिर दिखाई नहीं देता ढंग से। और तीसरा है, इनमें एक ही क्रोमोसोम होता है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या एक ही होती है। क्रोमोसोम के बारे में आगे ढंग से पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बोला है, अगर आप तीनों जानते हैं ये लोग कमेंट करें क्रोमोसोम क्या होता है। दूसरा है यूकैरियोटिक जीव, ये आकार में बड़े होते हैं, जैसे 5 से लेकर 100 नैनोमीटर। इनमें केंद्रक क्षेत्र सुस्पष्ट और चारों ओर के केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। मतलब इनका जो केंद्रक होता है वो दिखाई देता है और स्पष्ट होता है, और केंद्रक भी अपना एक झिल्ली से, अपने एक लेयर से ढका होता है, घिरा होता है। इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, मतलब इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। अगला पॉइंट है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। मतलब कोशिका अंगक के ऊपर झिल्ली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर झिल्ली होता है। तो जो यूकैरियोटिक जीव है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली होता ही नहीं है। बहुत सारे अंगक है उनके ऊपर होता ही नहीं है। और जो यूकैरियोटिक जीव है उनके कोशिकाओं के अंदर के अंगक जो होते हैं उनमें होता है, कोशिका झिल्ली होता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा मान लीजिए ये कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये जो लेयर है ना, ये लेयर, ये उसका होता ही नहीं है उन लोगों का, यूकैरियोटिक जीव का, सॉरी प्रोकैरियोटिक का। और जो मान लीजिए ये हमारा है, मतलब ये मानव कोशिका है, ठीक है। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके ऊपर लेयर होता है, ठीक है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली। याद रखिएगा, इसको झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये किसका है, यूकैरियोटिक का, ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे पढ़ना हम लोग को सांद्रता। देखिए, मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है। अब इसमें जो है एक कोशिका हम रख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब मान लीजिए पानी है, ये इतना है, ठीक है। और इसके अंदर पानी की संख्या इतनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
अब ये जो पानी है, अब यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे पानी प्रेशर कम है, तो ये पानी जो होगा वो बाहर निकल नहीं जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो ये क्या होगा, कोशिका पिचक जाएगी। जब पानी निकल गया तो पिचक जाएगा ना। अब गुब्बारे में आप पानी भर दीजिए तो गुब्बारा खुला रहता है, अब पानी निकल जाएगा गुब्बारा से तो गुब्बारा सिकुड़ ना जाएगा, ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए बीकर है, ठीक है, इसके अंदर कोशिका है। अब जितना पानी का मॉलिक्यूल, जितना पानी इसके अंदर है उतना ही इसके बाहर भी है, ठीक है। तो देखिए ना ये अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, मतलब ये जैसे है वैसा ही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और तीसरा है, मान लीजिए बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर जो है वो कम है, अंदर कम है, तो क्या होगा, जो पानी है बाहर ज़्यादा अंदर कम, तो पानी अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बताई गई है हमारे एनसीईआरटी में। अब ये तीनों का नाम दे दिया, जैसे देखिए इसमें पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रासरव। इसमें पानी इसमें पानी कुछ नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सॉरी हम नाम भूल गए, इसको बोलते हैं हम संप्रासरण। अच्छा, इसको बोलते हैं संप्रासरण। अब इन तीनों कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए एक होता है संप्रासरण दाबी विलयन, दूसरा होता है अति प्रासवी दाबी विलयन, तीसरा होता है अल्प प्रासवी दाबी विलयन। देखिए इसमें यानी इसमें बताया था ना, जैसे देखिए इसमें ना ही अंदर जा रहा है ना ही बाहर आ रहा है, इसमें ना ही अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो यह है समप्रासवी दाबी विलयन। ये विलयन जो है ये समप्रासवी दाबी विलयन है, इसके कारण इसमें कोशिका में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। देखिए ये जो विलयन है इसको बोलेंगे समप्रासवी दायी विलयन, कि इससे कोशिका पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरा देखिए, चलिए इसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ। जब अंदर या बाहर सांद्रता समान होती है तथा इसे तब इसे समप्रासवी दाबी विलयन कहते हैं। माफ़ कीजिए, पढ़ने में दिक्कत हो गया था। जब अंदर या बाहर सांद्रता समान होती है तब इसे समप्रासवी दायी विलयन कहते हैं। मतलब यहाँ अंदर की बात किया गया है, अंदर मतलब कोशिका के अंदर, और बाहर मतलब जो विलयन है उन दोनों का सांद्रता समान होता है, ठीक है, तो उसे समप्रासवी दायी विलयन कहते हैं। दूसरा है अति प्रासवी दायी विलयन। जब कोशिका के अंदर का सांद्रता बाहर द्रव के सांद्रता से अधिक है, यानी कोशिका सांद्रता अधिक है और द्रव की सांद्रता कम, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। इससे फिर कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं, अति प्रासवी दाबी विलयन। अति प्रासवी दाबी विलयन। तो देखिए ये इसमें कोशिका के अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, मतलब कोशिका सांद्रता ज़्यादा है और बाहर की सांद्रता कम है, तो कोशिका क्या हुआ, इसका जल बाहर निकल गया और ये कोशिका क्या हुई, पिचक गई। इसे बोलते हैं अति प्रासवी दायी विलयन। और तीसरा है अल्प प्रासवी दायी विलयन। अब ये क्या होता है, जब कोशिका के अंदर का विलयन की सांद्रता कम होती है तथा कोशिका के बाहर का विलयन की सांद्रता कम होती है और तो कोशिका के अंदर अति प्रासरण कारण कोशिका फूल जाती है व फट जाती है। आई थिंक ये डिफिनेशन हमको सही नहीं लग रहा, हम खुद समझा देते हैं। देखिए अगर कोशिका के अंदर अगर जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोशिका के अंदर जल कम है, ठीक है, बाहर ज़्यादा है, मतलब कोशिका की सांद्रता कम है, बाहर सांद्रता ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स पानी अंदर आएगी, है ना, मेंटेन करने के लिए। और जब ये होता है इसे हम बोलते हैं अल्प प्रासवी दायी विलयन, जिसमें कोशिका फूल जाती है। ये 3 विलयन के प्रकार है, इनको याद रखिएगा। वैसे ज़्यादा जरूरी है भी नहीं, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, कभी नहीं पूछता है, कभी कभी गलती से पूछ देगा। अगला है, अब मैं बताऊंगा कोशिका द्रव के अंदर जितने भी अंगक पाए जाते हैं उन सब का प्रकार, ये क्या होता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोटोजोआ के अनुपस्थित होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। मतलब मैंने बताया था ना, छोटे जीव जो उनका आकार 10 नैनोमीटर से भी कम होता है, इनमें केंद्रक भी नहीं होता
क्रोमोसोम मात्र एक होता है, ऐसे जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, सिंपल बात। आगे देखिए, यह दोहरी झिल्ली से उपस्थित होता है, मतलब मान जो ये कोशिका है, ठीक है। अब ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके ऊपर ना एक झिल्ली तो ये रहा, इसके ऊपर एक झिल्ली और होता है ऊपर से, ये दो झिल्ली से बना होता है, ये बता देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में कोलिडर ने देखा था, मतलब कोलिडर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, यानी खोज की थी। ये पूछेगा नहीं। इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, मतलब पढ़ेंगे आगे डीएनए क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। मतलब इतना रखिएगा भी कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए भी होता है, उनका खुद का राइबोसोम भी होता है। इसका मुख्य एक ही कार्य है, ऊर्जा का निर्माण करना एटीपी के रूप में। मतलब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मात्र एक काम होता है, ये काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ये पूछता है कि ऊर्जा का निर्माण कौन करता है कोशिकाओं में, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। ये कोशिकाओं में बिजली का उत्पादन कौन करता है, ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, कोशिका का बिजली घर कौन है, जिसका सबका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और किस रूप में करता है, एटीपी के रूप में करता है। ऊर्जा जो बनाता है वो एटीपी के रूप में बनाता है। अब दूसरा है वो है गोल्जी उपकरण। देखिए, इसके बहुत सारे कार्य है, पहले इधर पढ़ते हैं। इसकी खोज जो की थी उन्होंने की थी कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। देखिए, अब इसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। ये हो गया उसका केंद्रक, ये हो गया मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये रहा गोल्जी बॉडी, ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। एक के ऊपर एक इस तरह कुछ होता है, इस संरचना में इसका संरचना कुछ ऐसा होता है, क्या देखिएगा। यह लिपिड बनाने में मदद करती है, मतलब लिपिड, याद रखिएगा। फास्फोरस जो होता है, फास्फोलिपिड, छोड़िए वो तो मत देंगे। ये होता है ना, लिपिड बनाने में मदद करता है। सिंपल, लिपिड एक प्रकार का, इस तरह हम लोग ना कार्बोहाइड्रेट पोषण तत्व, इस तरह भी लिपिड एक पोषण तत्व है, इसको बनाने में मदद करता है। अंतःद्रव्य जालिका के संतुलित लिपिड का संग्रह गोल्जी उपकरण में किया जाता है और इसके कोशिकाओं के अंदर व बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। छोड़िए ये सब उतना काम का नहीं है, इतना बस जानिए कि ये जो होता है इसका काम है खाने को पैकिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। खाने को पैक करके एक कोशिका से दूसरी कोशिका से ले जाना। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे जो पेट की कोशिकाएं हैं उनका कुछ काम नहीं है, तो उनके जो एनर्जी बन रहा है वो मेरे ओठों में आकर उन लोग दे रहे हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है गोल्जी बॉडी। ये खाने जो बन रहा है, जो एनर्जी बन रहा है मेरे पीठ की कोशिकाओं में, वो मेरे ओठ की कोशिकाओं तक ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी, याद रखिएगा। और एक और बात, गोल्जी गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का बनाया जाता है। मतलब लाइसोसोम ये भी एक कोशिका का अंगक है जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी करता है। यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है, ये भी याद रखिएगा। आई थिंक ये सब पूछेगा नहीं, इसके बारे में मैं सिंपली बता देता हूँ। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये जो है भोजन को पैक करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब परिवहन करता है भोजन का एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं में। तीसरा, ये गोल्जी बॉडी ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। बस ये तीन मेन चीज़ें, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है राइबोसोम। लेकिन आप लोग को राइबोसोम के बारे में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अंतःद्रव्य जालिका। देखिए, अंतःद्रव्य जालिका को हम लोग ER से लिखते हैं, ठीक है, सिंपली ER से लिखते हैं। इसके ना दो प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है SER, एक होता है RER। मतलब एक होता है SER मतलब चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, एक होता है रफ ER मतलब खुदरी अंतःद्रव्य जालिका।
देखिए ये जो होता है ये ना बहुत प्लेन होता है, ठीक है, सब मतलब प्लेन होता है। ये जो होता है ये खुरदरा होता है, ठीक है, मतलब यूँ समझिए कि ये जो है, मान लीजिए ये एक कच्ची रोड है, ठीक है, तो कैसा होता है खुरदरा, मतलब थोड़ा होता है ना उस तरह का, ठीक है। और ये प्लेन होता है। ये जो निर्माण करता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये करता है निर्माण, सॉरी मान लीजिए ये सॉरी माफ़ कीजिए, ये वसा का निर्माण करता है, ठीक है, वसा का। और ये करता है निर्माण प्रोटीन का। अब होता क्या है कि राइबोसोम के अंदर ना, सॉरी एसईआर के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसका काम क्या है, ये होता क्या है। देखो राइबोसोम ये अंतर्द्रव्य, ये अत्यंत छोटे गोले कण हैं जो जीव द्रव के स्वतंत्र रूप से तैयार या अंतर्द्रव्य जालिका के बाहर सतह पर चपटे पाए जाते हैं। मतलब देखिए आई थिंक मैं इससे अच्छा मैं बुक से समझाऊँ, बेस्ट समझ में आएगा आप लोग को बुक से। एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, देखिए इससे समझ में आएगा बहुत अच्छे से आप लोग को। देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए ये केंद्रक है, ठीक है, इसके आसपास के जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब होता है अंतर्द्रव्य जालिका। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये इधर ये प्लेन है, ये जो प्लेन है ना प्लेन, इसको बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। मतलब ये जो है इससे क्या बनता है, इससे बनता है, देखिए ये जो चिकनी है इससे बनता है वसा, ठीक है। और इधर देखिए ये जो है ये खुरदरी है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये खुरदरी है, ठीक है, कलर में दिख रहा है। और देखिए कुछ बिंदु बिंदु दिख रहा है, ये जो बिंदु बिंदु दिख रहा है ना, यही राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम निर्माण करता है प्रोटीन का, बस इसमें इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं है इसमें, बस इसे इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये कुछ नहीं होता, ये बस एक एंजाइम होता है जो अगर मान लीजिए कोशिकाओं में, अगर मान लीजिए कोशिकाओं में कोई ऐसा चीज़ आ गया जो काम का नहीं है, फालतू है, उसको पचाने का काम करता है लाइसोसोम, ठीक है। और इसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोशिका ही मर गई, और मान लीजिए कोशिका बहुत डैमेज हो गई, तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, कोशिका के साथ खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लिखना लाइसोसोम, बस इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। आगे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, अब आया प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड का 3 प्रकार होता है, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, शायद, हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आप लोग को यहाँ देखिए प्लास्टिक केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, मतलब ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, बस ये पादप कोशिका में होता है प्लास्टिड। इसके 3 प्रकार होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे 2 ही दिया है, एनसीईआरटी में कुछ गलत दिया हुआ है, 3 प्रकार होता है, ठीक है। आप लोग ऐसा याद रखिएगा कि प्लास्टिक के 3 प्रकार, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये हरित लवक होता है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मतलब पौधों को खाना बनाने में मदद करता है। ये रंगीन होता है, मतलब ये रंगीन प्लास्टिक होता है, और ये श्वेत यानी रंगीन प्लास्टिक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन, और तीसरा जो है क्लोरोप्लास्ट, ये भोजन बनाने में मदद करता है। बस ये 3 चीज़ याद रखिएगा, काम खत्म। और राइबोसोम के बारे में हमने अभी पढ़ा। और क्या ये राजधानियाँ, ये ऐसा है कि बस ये खाने को और जल को स्टोर करके मतलब जमा करके, जो खाना बना होता है वो जमा करके रखता है। ये पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी, इतना रखिएगा बस। अगला है कोशिका विभाजन। जो मैंने बताया था कि विरचो
1855 ईस्वी को जो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाए थे, तो उन्होंने इसी बात को बताया था कि कोशिका विभाजन के बारे में, कि जितनी भी कोशिकाएं बनती है वो पुराने कोशिकाओं से ही बनी होती है, नई कोशिका से नहीं बनती। मतलब मान लीजिए ये कोशिका अगर बनी है तो किससे बनी होगी? ये किसी पुराने कोशिका से ही बनी होगी। ये किसी बनी होगी? ये भी किसी पुराने कोशिका से ही बनी होगी। ये किसी बनी? ये भी किसी पुराने कोशिका से बनी होगी। मतलब जितने भी नया कोशिका बनता है वो किसी पुराने कोशिका से टूट कर बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। इसके दो प्रकार होता है। पहले ये समझिए कि देखिए ये कोशिका बना इस कोशिका से, ठीक है, इससे बना ये, ठीक है, इससे बना ये, ठीक है। तो ये इसने इसे बनाया, मतलब इसने इसे जन्म दिया। ये होता है मातृ कोशिका। तो इन्होंने जन्म दिया है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है मातृ कोशिका। इतना याद रखिएगा। इसके बाद होता है जो कोशिका विभाजन होता है, इसके दो प्रकार होता है। एक होता है समसूत्री, दूसरा होता है अर्धसूत्री। मतलब समसूत्री विभाजन मतलब जैसे हमारे बॉडी में विभाजन होता है ना, से हमारे कोशिका में अगर हम मान लीजिए मेरा हार्ट कट गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो कोशिकाएं जो डैमेज हुई है वहाँ पे नया कोशिका जब आएगा तो उसके लिए जो पुरानी कोशिका जो नया कोशिका बनेगा उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे, जितने भी होंगे क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम नया कोशिका में भी होगा। मतलब देखिए मान लीजिए मेरा पुराना कोशिका है, ठीक है। अब मान लीजिए एक नया कोशिका यहाँ बनना है, मेरे बॉडी मान लीजिए चोट लग गया, ठीक है, यहाँ बनेगा नया कोशिका। तो इस कोशिकाओं से जब ये कोशिका बनेगा ना, तो जितना क्रोमोसोम होगा ना इसमें, उतना क्रोमोसोम इसमें भी होगा। मतलब गुणसूत्र, जितना गुणसूत्र इसमें होगा उतना गुणसूत्र इसमें भी होगा, चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो आप लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कमेंट में बताइएगा। क्रोमोसोम क्या होता है कमेंट में बताइएगा। नहीं, क्रोमोसोम के बारे में मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये देखिए ये केंद्रक है, कोशिका केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर ना कुछ इस टाइप का कुछ पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, देखो आप लोग कुछ इस टाइप का होता है क्रोमोसोम, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग का जो फेस होता है या फिर आप लोगों का जो बाल का स्टाइल होता है, कुछ चीज़ें होती है जो अपने माता पिता से मैच करती है, मिलता है। तो ये कैसे होता है? ये क्रोमोसोम के कारण ही होता है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम क्या है? अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रूपांतरित करना। जब रूपांतरित होता है गुणों को, वो कौन करता है? क्रोमोसोम करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि आप लोग को जितना ह्यूमन बॉडी में 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। 23 जोड़ा, ये जोड़े में पाया जाता है। 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़े में होता है गुणसूत्र की संख्या, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। 23 जोड़ा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और बहुत सारे जीवों में अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग जो दिखते हैं माता पिता के जैसा, एक इसे कारण होता है गुणसूत्र, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है अंतर करना है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। देखिए याद रखिए, इसमें जो होता है ये, इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें जो होता है ना रसधानी जो वाटर को भोजन का स्टोर करता है, इसमें छोटा होता है। इसमें जो होता है रसधानी, ये बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। और इसमें जो होता है क्लोरोफिल, इसमें जो क्लोरोफिल होता है ना, मतलब क्लोरोफिल, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसके ऐसे बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं लिखना चाहे तो इसमें जो होता है कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसमें होता है। अब कोशिका की भित्ति क्या होता है ये मैं बता दूं कि कोशिका जो होता है पादप कोशिका, इसके कोशिका झिल्ली के से पादप कोशिका है, ठीक है। एक कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर एक और झिल्ली होता है पादप कोशिका में, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, याद रखिएगा।
और क्या होता है अंतर। आप लोग बताइएगा कि कमेंट में कि क्या क्या अंतर हो सकता है। और बहुत सारे अंतर मैं लिखना चाहूँ तो बहुत लिख दूँ, लेकिन सब्जेक्टिव लिख सकता हूँ। आपको ये पूछेगा नहीं, बस याद रख लीजिएगा, काम आएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और मैंने जो बोला है कमेंट करने, जिस भी टॉपिक पे आप कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा।